हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम 2024-25 में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ है उसका हम सॉल्यूशन देख रहे थे। हमने पार्ट 1 में जो एमसीक्यूज़ हैं और फिल इन द ब्लैंक्स है उनके सॉल्यूशन हमने देख लिए थे। अब हम आगे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो चलते हैं, सेक्शन ए हमारा पूरा हो गया था। अब हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखें, सेक्शन बी खंड ब है। पहले यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में हमें पूछा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है ए, बीच की पृथक्कन दूरी डी है, तो धारिता यानी कि कैपेसिटेंस सी हमें निकालना है। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमें डेराइव करना है। तो ये आप अपने नोट्स में से देख के डेराइव कर सकते हैं। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अगला हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी। देखें, 10 वोल्ट जो है 10 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी कि ईएमएफ हमें E इक्वल टू दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध, इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। एक घनीय परिपथ जाल नेटवर्क इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क। तो इसको जो एक क्यूब जो होता है उसके जो डायगोनली अपोजिट यानी कि विकर्णता, ये जो एक विकिरण होता है, यहाँ पे एक बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। तो ये जो जाल बना हुआ है, नेटवर्क जो बना हुआ है, घनीय जाल बना हुआ है, क्यूबिक जो जाल है उसमें हर एक ये जो है, ये जाल का हर एक जो लाइन है वो एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है। तो कितने हैं टोटल? 12 हैं 1-1 ओम के। सभी कितने हैं? 1 ओम के। यहाँ भी 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, सब कितने हैं? 1 ओम के हैं। तो परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया हुआ है। कैसे? तो हम एनसीईआरटी की बुक पे चलते हैं, वहां पे देख बहुत ही सिंपल तरीके से वहां पे हमें समझाया हुआ है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं एनसीईआरटी की बुक पे। तो बच्चों यहाँ देखें, एनसीईआरटी की जो बुक है उसका जो ये जो चैप्टर है 3, उसका ये एग्जाम्पल है 3.5। देखिए, सेम लैंग्वेज है। 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल नेटवर्क के विकर्णता सम्मुख कोनों से जोड़ी गई है। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोध हैं। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ये एक्स्ट्रा चीज है, ये हमसे नहीं पूछी है विद्युत धारा, हमसे केवल पूछा है समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ देखें, ये चित्र देखें कि ये एक घन है, सभी जो हैं वो सेम यहाँ पे प्रतिरोध है 1 ओम। इनको यहाँ पे हम मान लेते हैं R, एक बार के लिए R मान लेते हैं। तो बस यही देखना है कि जब सेम प्रतिरोध है और अगर ऐसे करंट आ रही है, उसके आगे 3 सेगमेंट हो रहे हैं तो उसमें करंट डिवाइड होती है। अगर रेजिस्टेंस सेम है, प्रतिरोध अगर सेम है, तो I क्या होगी? 3 समान भागों में डिवाइड होगी। तो यहीं पे यहाँ पे देखें कि ये जो A पॉइंट है और इसका जो डायगोनली पॉइंट है, यानी कि विकिरणता सम्मुख जो बिंदु है C, ये वाला जो डायगोनल है AC, ये जो विकिरण है उससे क्या किया हुआ है? जोड़ा हुआ है। यहाँ पे A और C के बीच में, C डैश के बीच में यहाँ पे एक इसने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की। अब हमसे ये पूछा है कि यहाँ पे इसका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा A और C के बीच में। तो इसमें क्या किया हुआ है? देखें कि A जो पॉइंट है उससे चूंकि 3 ब्रांच जा रही है और तीनों ब्रांच का प्रतिरोध सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, R हम मान लेते हैं एक बार इसको। तीनों में ही R सेम है तो तीनों में सेम करंट जाएगी। तो क्यों ना हम पहले ही इसको 3I मान लेते हैं, है ना। तो हमने पहले ही इसको 3I मान लिया, तो तीनों में कितनी जाएगी? I जाएगी, I जाएगी और I जाएगी। अब ये जो तीनों ब्रांच हैं ये आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइड हो रही है। ये जो I है वो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है B, तो वहाँ कितनी जाएगी? I/2। यहाँ पे भी कितनी जाएगी? I/2। ऐसे ही ये वाली ब्रांच देखें कि इस वाली ब्रांच से भी 2 पॉइंट, तो ये भी I/2, ये भी I/2। इसी प्रकार इसके लिए भी ये भी I/2 और ये भी I/2। अब ये जो आगे मिल रही हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ से I/2 आ रही है और यहाँ से I/2 आ रही हैं, ठीक है। तो इस नीचे वाले सेगमेंट में आप देखें, यहाँ से I/2, यहाँ से I, और
तो हम ये देख चुके कि यहाँ आई है, ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगी, एक ये I/2, ये भी I/2, और यहाँ से ये जो पॉइंट है D, वहाँ से भी कितनी आ रही थी I/2। तो इधर से I/2 आ रही है, इधर से I आ रही है, तो दोनों मिलके कितनी बनाएगी यहाँ पे I करंट यहाँ पे बनाएगी। तो बस हमें ये वाला पार्ट देखना है, केवल ये वाला, इसमें सारी करंट हमें पता चल गई, इसमें I, इसमें I/2, इसमें फिर से I। ठीक है, तो ये वाला लूप हम अब लेंगे, ये वाला लूप काम में लेंगे। कौन सा? ए से चले बी से चले सी, ए से चले बी से चले सी से चले सी डैश, और सी डैश से वापस कहाँ पर आए? ई पर आए, और वापस कहाँ पर आ गए? ए पर आ गए। तो ये एक टाइप का क्या बन गया? बंद लूप बन गया। तो इस लूप में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो देखें, यहाँ से हम शुरू करते हैं, करंट के सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो हम लिखते हैं माइनस, और I यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस माना है R। फिर आगे चलेंगे, B से C के बीच में करंट कितना? I/2, और हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस प्रकार से ये वाले लूप में डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर से माइनस I की जगह I/2 और R। फिर कहाँ चले? I आ गया अब आगे करंट, तो माइनस I × R। अभी हम इधर से होके इधर आएंगे, कहाँ जा रहे हैं? माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? प्लस E आएगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस E, और इक्वल टू क्या आएगा? 0। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा? -IR, ये सब माइनस है, दूसरी तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ E, यानी कि मैं यहाँ पे विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकता हूँ, EMF ज्ञात कर सकता हूँ। IR कितने हो गए? 2IR हो गए, और प्लस में 1/2 IR है, तो IR/2। इसको जब अपन सोल्व करेंगे, E इक्वल टू, तो 2 + 1/2, और ये IR हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा? 2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 5/2 IR यहाँ पे हो जाएगा। तो E का वैल्यू, यानी कि EMF हमारे पास आ गया, विद्युत वाहक बल हमारे पास आ गया 5/2 IR। ठीक है, हमें निकालना क्या था? R इफेक्टिव निकालना था। ठीक है, इस लूप के लिए। ठीक है, तो R इफेक्टिव हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखें कि वैसे जनरली विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होगा? EMF का फॉर्मूला क्या होगा? जो करंट है E इन कितनी जा रही है, टोटल करंट इसमें से कितनी जा रही है, इनटू R इफेक्टिव। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो यही वाला फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे देखें E = I इन, करंट कितनी जा रही है इसमें? टोटल करंट 3I, तो 3I × R इफेक्टिव मैं इसको लिख रहा हूँ। अब ये भी विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है, ये भी विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है, कंपेयर कर लें आप। तो हम लिखेंगे 3I R इफेक्टिव = 5/2 IR। तो ये जब करते हैं, I से I कैंसिल हो गया, 3 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो R इफेक्टिव हमारे पास कितना आ जाएगा? 5/2 × 3 आ जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा, × R आ जाएगा, यानी कि 5/6 R यहाँ पे आएगा। और R यहाँ पे कितना है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 ओम है, तो R इफेक्टिव जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 5/6 ओम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा R = 5/6 ओम। तो यही यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये सब पूरी बात आप पढ़ सकते हैं। ये वाला लूप हमने लगाया है, तो E = 5/2 IR आया, फिर R इक्विवेलेंट E/3I करेंगे, वही ओम का नियम लगा के, तो 5/6 R यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो NCERT की बुक्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं लाइन बाय लाइन वहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं। NCERT के जो चैप्टर्स हैं उनको बिल्कुल लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन का अर्थ समझाया हुआ है, वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं उनको। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायामैग्नेटिक और अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उनको आप क्या बनाइए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए। तो देखिए, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं या डायामैग्नेटिक होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर इस प्रकार से लाइंस हैं, तो ये क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा, इस प्रकार से क्षेत्र रेखाएं चली जाएगी, कुछ थोड़ी सी इसके अंदर से गुजरेंगी। तो ये किसके लिए हो गया? ये प्रतिचुंबकीय के लिए हो गया, डायमैग्नेटिक के लिए हो गया। अगर पैरामैग्नेटिक हमसे पूछे, अनुचुंबकीय, वो क्या होते हैं?
चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हैं, तो ये क्या आ जाएगी, पास पास आ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या आ जाएगी, पास पास में यहाँ पे आ जाएगी और बाहर जाते ही वापस जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। तो ये आप दोनों यहाँ पे चित्र आपको बनाने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं कि कमला एक स्थिर साइकिल के पेडल को घुमाती है। कमला पेडल्स ए स्टेशनरी बाइसिकल, बाइसिकल चला रही है, पेडल को घुमा रही है। तो पेडल का संबंध 100 फेरों, यहाँ पे फेरों की संख्या, टर्न्स जो दिए हुए, नंबर ऑफ टर्न्स, वो n कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, ठीक है, तथा 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.10 मीटर स्क्वायर वाली एक कुंडली से। तो इसको क्या कर दिया, एक कोयल से जोड़ दिया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और एरिया जो है वो 0.10 मीटर स्क्वायर है। अब क्या कर रहे हैं कि कुंडली प्रति सेकंड 1/2 चक्कर कर रही है। द कोयल रोटेट्स एट हाफ ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो पर सेकेंड में जितने रिवोल्यूशन करता है, जितने चक्कर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये 1/2 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति दे रखी है हमें, रेखीय आवृत्ति है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, f = 1/2, ठीक है। तो यहाँ से f हमें दे रखा है, n हमें दे रखा है, a हमें दे रखा है, और यह 0.01 टेस्ला तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितना, 0.b दे रखा है, 0.01 टेस्ला, ठीक है, जो घूर्णन कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत रखी है, कुंडली में उत्पन्न होने वाले अधिकतम वोल्टता। तो ये क्या है, एक प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वाला फॉर्मूला है कि E = विद्युत वाहक बल जो होता है, EMF जो होता है वो होता है E = E0 sin ओमेगा t। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है E0, जहाँ पे E0 कितना होता है, E0 = NBA ओमेगा। ओमेगा जहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है। तो अगर अपन इसको इस f के रूप में लिखना चाहे लीनियर फ्रीक्वेंसी के, तो हम लिखेंगे NBA, ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, 2πf, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, E0 = n कितना है हमारे पास, 100 है, मल्टीप्लाई में b कितना है, 0.01 है, a कितना है, a है 0.10 है हमारे पास, और 2π यहाँ पे लिखेंगे, f कितना है, 1/2 है। तो 0.01 है ये, तो ये तो 100 से कैंसिल हो गया, तो इसका तो काम तमाम हो गया। यहाँ पे बचा 0.10, ठीक है, 2 से 2 गया, तो ये कितना बचेगा, 0.10 पाई, ठीक है। तो 0.10 पाई, तो 0.10 पाई को हम लिख देंगे 3.14, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.314। और इसका यूनिट क्या होता है, EMF का, वोल्ट। तो ये लिखना जरूरी है, 0.314 वोल्ट यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तो परिनालिका वाला एक्सप्रेशन निकालना है हमें, चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक निकालना है B, A और L के पदों में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 9 हम कर रहे हैं कि उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए, नेम ऑफ दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम बताना है जो मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करने में आता है, हेल्पफुल इन रिमूविंग मसल स्ट्रेन, यानी कि गर्म करने के काम आता है। गर्म करने का कौन काम आता है, इंफ्रारेड, ठीक है। तो इंफ्रारेड होती है, हिंदी में उनको कहते हैं अवरक्त तरंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि जल शोधन में, जीवाणु मारने में, यूजफुल इन वाटर प्यूरिफिकेशन बाय किलिंग बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया मारने में कौन सा काम आता है, यूवी काम आता है। दिखे होंगे ना, आपके फिल्टर लगे होते हैं घरों में, यूवी फिल्टर, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट हो गए, हिंदी में इनको कहते हैं पराबैंगनी विकिरण। तो ये इनके ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक छोटी दूरबीन की अभिदृश्यक और नेत्रिका की क्षमताएं यहाँ पे दे रखी है, इतनी डायोप्टर, तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की यहाँ पे क्या दी हुई है, पावर दी हुई है। यहाँ पे हमें फोकल लेंथ नहीं दी हुई है, पावर दी हुई है। तो PO दी हुई है और PE दी हुई है। PO कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, और PE कितनी दी हुई है, 27 दी हुई है डायोप्टर। तो हम
P से क्या निकाल सकते हैं, F निकाल सकते हैं। तो FO इक्वल टू क्या हो गया, 1/PO हो गया, और FE इक्वल टू क्या हो गया, 1/PE हो गया। तो हमें फॉर्मूला पता है कि जो दूरबीन है यानी कि वो क्या है, टेलीस्कोप ही है, तो दूरदर्शी हम जिसको कह सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 - FO/FE। ठीक है, तो यहाँ FO और FE तो है नहीं हमारे पास, PO और PE है। तो FO के लिए हम लिख देते हैं -1/PO लिख देते हैं, FE के लिए लिख देते हैं 1/PE। PE तो क्या आ जाएगा, PE ऊपर आ जाएगा, तो -PE/PO। तो PE कितना, PE है हमारे पास 27 और PO कितना 3, तो -27/3, तो आंसर आ जाएगा -9। ठीक है, तो यहाँ पे दूरदर्शी की जो क्षमता है, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर है, वो कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगी, और इसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो केवल हम -9 लिखेंगे। नेक्स्ट विवर्तन को आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक आया हुआ है कि व्यतिकरण करने वाले दो प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात दिया हुआ है 4:3, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें आयाम दिए हुए हैं ना, तो किसका रेशियो दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो दिया हुआ है, और मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटीज का रेशियो हमसे पूछा है। तो देखिए हमें दे रखा है, एम्पलीट्यूड को हम A से लिखते हैं, तो A1/A2 हमें दे रखा है 4/3। पूछा हमें क्या है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। तो I मैक्सिमम कितना होता है, वो होता है √I1 + √I2 और इसका होल स्क्वायर। वहीं I मिनिमम क्या होता है, √I1 - √I2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे I तो दे ही नहीं रखी, हमें तो A1 दे रखा है। तो I जो होती है, तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है, आयाम के जो वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे हम I1/I2 जो है उसको लिख सकते हैं A1²/A2²। तो यहाँ से हमें I1/I2 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A1² 16 हो जाएगा, A2² 9 हो जाएगा। तो I1/I2 तो मिल गया हमें, लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए, रेशियो में चाहिए ये फॉर्मूला। तो इसको रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से √I2 आप कॉमन ले लें, नीचे से भी √I2 आप कॉमन ले लें, तो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला आएगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का, वो आएगा √I1/I2 + 1। ठीक है, ये अंडर में है, इसको एक बार मैं सही से लिखता हूँ कि √I1/I2 + 1 और अपॉन में √I1/I2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर से और नीचे से, दोनों से I2 आप अगर कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे I1/I2 है अपने पास, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा √I1/I2 कितना, 16/9, ऊपर आएगा +1, नीचे √I1/I2 कितना है, 16/9 और आ जाएगा -1। तो देखें √16/9 कितना हो जाएगा, 4/3, तो 4/3 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4/3 -1। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, 4/3 + 1 और 4/3 -1, तो क्या आ जाएगा, 4/3 + 1 तो आ जाएगा 7/3 और नीचे क्या आ जाएगा, 4/3 -1 यानी क्या आ जाएगा 1/3। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 4/3 -1 लघुत्तम लेके, तो हमारे पास आएगा 4 - 3/3 यानी कि 1/3 और इसमें आएगा 7/3। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 7/1। ठीक है, 7/1, बट हमारे पास क्या था, इसका स्क्वायर था, देखें ऊपर, तो यहाँ इसका स्क्वायर भी है ऊपर और नीचे, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा सबका ऊपर नीचे का। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो अपने 7/1 आया, तो उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 49/1। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो ये इतना आपको सोल्यूशन करना था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल ही है कि प्लेटिनम और पोटेशियम के कार्यफलन क्रम से दिए हुए हैं। तो इसके लिख लेता हूँ मैं 5 प्लेटिनम है तो P लिख लेता हूँ,
और ये पोटेशियम का है तो इसको 5K लिख लेता हूँ। इनके वर्क फंक्शन दिए हुए हैं हमें, ठीक है, वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। तो हमें दहली आवृत्ति का अनुपात निकालना है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू ज़ीरो, उनका रेशियो निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है तो वही क्या होगा, ये इन फाई नॉट का भी रेशियो वही होगा, ठीक है। तो हमारे पास न्यू पी यानी कि प्लेटिनम और न्यू के निकालना है, तो वो क्या होगा 5P/5K ही होगा, क्योंकि H से H तो कैंसिल हो जाएगा। तो 5P कितना है 7.50 अपॉन में 2.50, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0, तो 75/25 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3/1। तो 3:1 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। तो इसका करेक्ट हमारे पास आंसर आएगा 3:1। नेक्स्ट आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन ही हैं सभी। नेक्स्ट खंड सी आ गया। सेक्शन सी में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं सभी। इसमें अथवा का भी यहाँ पे दिया हुआ है आपके, तो दोनों में से एक आपको करने थे। सिंपल डेरिवेशन यहाँ पे हैं, तो वो आप कर सकते हैं आपके नोट्स में से देख के। तो यहाँ पे मेन जो न्यूमेरिकल थे उनको हमने सोल्व करवा दिया है। और तो आप इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।